हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे सुश्रुत संहिता निदान स्थान अध्याय नंबर 3। ठीक है। अभी हमारा लास्ट क्लास में अर्श अध्याय समाप्त हुआ था, तो अभी थर्ड है अश्मरी निदानम। ठीक है। अब अश्मरी बेसिकली जो अश्मरी है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमने स्टोन्स से लिया है। ठीक है, स्टोन से लिया है। ठीक है, तो सबसे कॉमन स्टोन जो कि रीनल यानी किडनी में होती है वो कौन सी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। कौन सी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट। दीज आर द कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, है ना। इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा हमेशा याद रखनी है। वो कि एक तो ये सबसे कॉमनली होने वाली स्टोन है जो कि रीनल कैल्कुलाई, जो सबसे मोस्ट कॉमन कही जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट। और दीज आर द स्पाइक ओरिएंटेड। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्पाइक्स बनी हुई है। ठीक है, सो दीज आर द स्पाइक्स ओरिएंटेड स्टोन्स। ठीक है, इसलिए इसको मलबेरी स्टोन भी कहते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन में दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मलबेरी स्टोन्स या व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मलबेरी स्टोन्स एंड पिक्यूलरिटी ऑफ कैल्शियम स्टोन्स। तो स्पाइक्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एंड ये एक स्टोन जो है, एक थर्ड क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ये स्टोन्स जो होती हैं वो एक्सरे में दिख जाती हैं, इसलिए इसको रेडियो ओपेक स्टोन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेडियो ओपेक स्टोन्स, क्योंकि ये दिख जाती है एक्सरे में, है ना। वहीं पे यूरिक एसिड स्टोन्स, ये और अन्य स्टोन्स होती हैं जो कि रेडियो ल्यूसेंट होती हैं। रेडियो ल्यूसेंट मतलब ये एक्सरे में दिखती नहीं है, दीज आर नॉट सीन इन द एक्सरे। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स एंड यूरिक एसिड स्टोन्स। नाउ द थर्ड वन इज सिस्टीन स्टोन्स। दीज आर द मोस्ट टफेस्ट स्टोन। ठीक है, ये बहुत टफ होती हैं, और यदि हम इस पे लिथोट्रिप्सी मेथड से भी इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये रेजिस्टेंट हो जाती है। मतलब उससे भी ये बहुत हार्ड होती है। ठीक है, इतनी हार्ड होती है, इसलिए इसको जो है ये सिस्टीन स्टोन, हमें ये तीन प्रकार के स्टोन के बारे में हमें याद रखना है। ठीक है, एक और पॉइंट हमें स्टोन से रिलेटेड हमेशा याद रखना है कि दीज आर द ऑक्सिलेट स्टोन्स। ठीक है, सबसे पेनफुल कब होगा? जब ये स्टोन्स यानी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स यूरेटर में जाएंगी। ठीक है, यूरेटर कैसा होता है? ऑलरेडी बहुत थिन होता है, और इसमें क्या होती है? स्पाइक्स होती हैं, तो बहुत ज्यादा वहां पे नर्व जो इफेक्ट होती है और पेनफुल कंडीशन आती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो बहुत ज्यादा नर्व को इरिटेट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। दूसरा, एक और पॉइंट हमें जरूर याद रखना है कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सार्थकता से तो इसका आंसर नहीं मिल पाता है, लेकिन यस, किडनी स्टोन में विटामिन ए डिफिशिएंसी के कारण भी मिल जाती है। ठीक है, यदि किसी को विटामिन ए डिफिशिएंसी है तो किडनी स्टोन उसको हो सकता है, ऐसा हमें मानना चाहिए। ठीक है, फिर आता है ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है, आप देख रहे होंगे कि हार्मोनल डिसबैलेंस से भी जो है वो किडनी स्टोन्स, या आप कह सकते हो कि स्टोन्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? दीज आर द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। आप देख रहे हो कि थायराइड ग्लैंड के पीछे डोर्सल फेस में चार पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आपको दिख रही है। ठीक है, दीज आर द फोर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, और इनका वेट लगभग 50 मिलीग्राम होता है। ठीक है, इनका वेट लगभग 50 मिलीग्राम होता है। इसका काम क्या होता है? ये इंक्रीज करती है कैल्शियम को, आपके ब्लड में ये कैल्शियम को इंक्रीज करती है। एंड फाइनली जब आपका ब्लड जो है वो फिल्टर होने के लिए किडनी में जाता है, क्योंकि इंक्रीज रहती है कैल्शियम की मात्रा, तो वहां पे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स को बना देती है। ठीक है, सो एक ओवरऑल आपको व्यू मिला कि देर आर स्टोन्स लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स एंड सिस्टीन स्टोन्स, जिसमें से जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होती है वो कॉमन होती हैं, उसके अंदर स्पाइक्स होती हैं, उसको मलबेरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये रेडियो ओपेक होती हैं, इसलिए एक्सरे में दिख जाती हैं। जो यूरिक एसिड स्टोन्स होती हैं ये रेडियो लिसेंट होती हैं, इसलिए ये एक्सरे में नहीं दिखती हैं। और जो सिस्टीन स्टोन्स होती है वो क्या होती है? बहुत ही टफेस्ट और हार्डेस्ट स्टोन होती हैं, और ये लिथो ट्रिप्सी मेथड से भी रेजिस्ट कर जाती हैं, उससे भी नहीं उसको इफेक्ट पड़ता, उसका कोई मेडिकेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, और फिर हमने क्या पढ़ा कि पैराथायराइड हार्मोन्स जो होते हैं ये भी जो क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं कैल्शियम्स को ब्लड में। तो जब किडनी के में जाता है तो वहां पे भी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स को बना देता है। आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे चार
जो है ये नंबर की 4 यहाँ पे ग्लैंड्स होती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, और ये 50 मिलीग्राम इनका वेट होता है। ठीक है, अब हम सुश्रुत का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। तो सुश्रुत श्लोक नंबर 3 है ना, में कहते हैं सबसे पहले श्लोक नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, अश्मरी निदानम। और यहाँ पे अश्मरी निदान को ये व्याख्या करेंगे। अब अश्मरी के बारे में आप यहीं पे 2 चीजें हमेशा लिख लीजिए कि गर्भिणी यदि गोदा मांस का सेवन करे, गर्भिणी यदि गोदा मांस का सेवन करे तो बालक यानी जो गर्भ में बालक है, ठीक है, वो अश्मरी और शर्करा उसमें हो सकती है। ठीक है, बालक में अश्मरी और शर्करा होगी। ऐसा कहाँ लिखा है, चरक शारीर 8 में, चरक शारीर 8 में। ठीक है, ये चीज हमेशा हमें याद रखनी है। ठीक है, कि गर्भिणी यदि गोदा मांस का सेवन करे तो उसको अश्मरी और शर्करा यानी जो बच्चा जो बालक होने वाला है उसको अश्मरी और शर्करा होने के चांसेस है, चरक शारीर 8 ऐसा कहता है। ठीक है, उसके बाद श्लोक नंबर 3 यदि आप देखोगे तो कह रहे हैं 4 प्रकार की अश्मरी है। ठीक है, एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज श्लेष्मणा अधिष्ठाना, श्लेष्मणा अधिष्ठाना वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये एक ऐसी व्याधि है जो श्लेष्मा का अधिष्ठान लेके रहती है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और यहीं पे आप नोट कर लीजिए कि एक और व्याधि आपको याद आ रही होगी, तो जो श्लेष्मा का अधिष्ठान या कफ बाहुल्य होती है वो कौन सी होती है, प्रमेह। ठीक है, तो प्रमेह और अश्मरी ये जो है ये श्लेष्म का अधिष्ठान लेती हुई व्याधियां हैं। और 2 व्याधियां हैं जो वात का अधिष्ठान लेके रहती हैं, यहीं पे नोट कर लीजिए इसको भी। 2 व्याधियां हैं जो वात का अधिष्ठान लेके रहती हैं, वो है गुल्म और योनि व्यापक। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्लेष्म अधिष्ठान। ठीक है, तो श्लेष्म अधिष्ठान कौन सी व्याधि का है, अश्मरी और प्रमेह, ये हमें याद रखना है। अब 4 प्रकार के जो इन्होंने अश्मरी बताई कौन कौन सी, श्लेष्मणा, वातेन, पित्तेन, शुक्रेण, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 तो कौन सी हो गई, दोषिक प्रीडोमिनेंस की, और 1 हो गई शुक्र। ठीक है, शुक्र के कारण होने वाली अश्मरी। अब यहाँ पे श्लेष्माधिष्ठान है ना, बस इतना याद रखिए, क्योंकि श्लेष्मा जहाँ पे भी थोड़ा ग्रेविटेस थोड़ा भार की बात होती है वहां पे श्लेष्मा का वर्णन आता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। फिर आता है श्लोक नंबर 4, यहाँ पे ये कहते हैं संप्राप्ति को कैसे अश्मरी बन रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये कहते हैं असंशोधनशील से, वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग असंशोधित हैं, यानी जो लोग असंशोधन या संशोधन नहीं करते हैं अपना, ठीक है, उनको अश्मरी हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही असंशोधन जो है वो मधुमेह में भी आया है। ठीक है, उनको जो है अश्मरी होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, उत्पन्न करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब यहीं पे एक चीज नोट कर लीजिए कि बस्ती को शोधित करने के कुछ द्रव्यों के बारे में बताया गया है। बस्ती को शोधन करने के लिए कुछ द्रव्यों के बारे में बताए गए हैं। वो 5 द्रव्य हैं, कौन कौन से हैं, पेया, नारिकेल, उष्णोदक, कूष्मांड, ठीक है, और तंबाकू। यस, पेया, उष्णोदक, नारिकेल, कूष्मांड और तंबाकू। जिसमें से जो तंबाकू है वो योग रत्नाकर ने बताया है। ये केवल आपको एक तरीके से जो है ये आपको देखना है और आपको याद रहना चाहिए कि ऐसा बस्ती शोधन कुछ द्रव्य बताए गए। ठीक है, उसके बाद आता है, ये कहते हैं प्रकूपिता श्लेष्मा, श्लेष्मा को ही प्रकुपित कर रहे हैं। ठीक है, और कहाँ पे जाके ठहर रहे हैं, बस्ती में। ठीक है, अब बस्ती से हमें एक चीज याद रखनी है हमेशा, क्या याद रखनी है कि बस्ती क्या है, बस्ती बेसिकली मर्म है। कौन से मर्मों में आती है, त्रिमर्म में आती है ना, बस्ती, नाभि और हृदय, 3 मर्मों में आती है। और ये किस प्रकार का मर्म है, अगर हम रचना से देखें तो ये स्नायु मर्म है ना। तो जब भी बस्ती शब्द आप सुनेंगे 3 चीजें याद रखेंगे कि ये त्रिमर्म है, ये स्नायु रचना का है, और स्नायु भी कैसी, सुशिर, सुशिर जहाँ पे छोटे 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 होलोनेस होती है। ठीक है, यदि आप मॉडर्न में भी इसको देखेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो डेट्रूसल मसल से बना होता है, डेट्रूसर मसल से बना होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। और जो स्क्रॉटम होता है, यहीं पे आप नोट कर सकते हो, जो स्क्रॉटम होता है वो डार्टोस मसल से बना होता है। ठीक है, तो दोनों लगभग लगभग सेम है,
तो आप जहाँ पे बड़ा, ब्लैडर बड़ा होता है तो डेट्रूसर, और स्क्रोटम थोड़ा छोटा होता है तो डार्टूस। इस प्रकार से आप दोनों मसल के नाम याद कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ये जो संप्राप्ति है, यहाँ पर एक न्याय लगता है, हमेशा हमें याद रखना है कि अश्मरी की संप्राप्ति में एक न्याय लगता है। ठीक है, कौन सा है? नवघट पंक न्याय। नवघट पंक न्याय, है ना। जब आप नया घड़ा लाते हैं और उसमें पानी भर के रखते हैं तो नीचे कीचड़ बैठ जाता है ना। तो इसी प्रकार अश्मरी है, उसमें क्या होगा, जब दोष जो है वो बढ़ जाएंगे तो श्लेष्मा जो है वो मूत्र मार्ग में, बस्ती में जाकर क्या है, प्रविष्ट दोषों को वहां पर इकट्ठा कर लेगी और अश्मरी को उत्पन्न करेगी। तो नव घट पंक न्याय, है ना। पुराने वाले घड़े में तो ऐसा नहीं होता, नए घड़े में क्योंकि वो मिट्टी से नया नया बना होता है तो नीचे मिट्टी मिट्टी बैठ जाती है। सेम इसी प्रकार जो है यहाँ पे ये न्याय जो है लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा श्लोक नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो अभी तक हमने केवल इतना देखा कि 4 प्रकार के अश्मरी थे, श्लेष्मा, वात, पित्त और शुक्र। ठीक है, और असंशोधन लोगों में ये होता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे संप्राप्ति में कौन सा न्याय लग रहा है, नवघंट पंक न्याय लग रहा है। श्लेष्मा इसमें प्रकोपित होती है। फिर बस्ती देखा, बस्ती एक त्रिमर्म है, स्नायु मर्म है और सुशिर है रचना में। ठीक है, 5 शोधन बस्ती द्रव्य बताए गए हैं, पेया, नारिकेल, उष्णोदक और आपका कूष्मांड और तंबाकू, जोग रत्नाकर ने जो बताया तंबाकू। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका श्लोक नंबर आता है 5। यहाँ पे ये कहते हैं बस्ती के पूर्व रूप, वेरी इंपॉर्टेंट, बस्ती के पूर्व रूप। ठीक है, तो पहला ही पूर्व रूप कौन सा है इसका, बस्ती पीड़ा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज बस्ती पीड़ा, है ना। बस्ती पीड़ा या बस्ती तोद, यहीं पे नोट कर लीजिए, दो में हमेशा मिलता है ना। मूत्र वृद्धि में भी और मूत्र क्षय में भी। ऐसा किसने बोला, सुश्रुत ने, सूत्र स्थान 15 में। इसको नोट कर लीजिए कि बस्ती तोद जो है वो मूत्र क्षय में भी मिल रहा है और मूत्र वृद्धि में मिल रहा है। सुश्रुत सूत्र 15 में क्या है, बेसिकली दोषों इत्यादि के वृद्धि क्षय के लक्षण बताए हुए हैं, तो वहां पे बस्ती तोद जो है ये दोनों में ही लक्षण बताया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बस्ती शिरो मुष्क शेफसाम वेदना, बस्ती शिरोमुष्क शेफसाम वेदना, ये ऐसी वेदना हमें यहाँ पर मिलती है। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बस्त गंधत्वम, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मूत्र होता है वो बस्त गंध, ऐसी गंध वाला होता है। ठीक है, किस प्रकार की गंध वाला होता है, जैसे बस्त गंध हो, बकरे की गंध, है ना। बस्त बोलते हैं बकरे को, बकरे की गंध के समान होता है। ठीक है, दो ऐसे ग्रह रोग हैं जिसमें ऐसी गंध मिलती है, यहीं पे नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बस्त गंधित्वम कौन कौन से रोगों में मिलता है। तो अश्मरी में मिलता है, उसके पूर्व रूप में मिलता है, रेवती में मिलता है और नैगमेश में मिलता है, और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यदि कोई और रोग होते हैं और रेवती और नैगमेश एक साथ होते हैं तो एएनसी किसी भी प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत ही स्वाभाविक माना गया है। ठीक है, तो इस आपको इस लाइन को हमेशा से याद रखना है। उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट है सामान्य लक्षण। ठीक है, सामान्य लक्षणों को यहाँ पर जो है वो हाईलाइट किया गया। ठीक है, ठीक है, मूत्रधारा संघ, ये एक लक्षण मिलता है, इंपॉर्टेंट लक्षण है, इसको आप देखेंगे कि मूत्रधारा संघ यानी ऑब्स्ट्रक्शन, बहुत ही धीरे रुक रुक के आना, दैट इज मूत्रधारा संघ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इज सरुधिर मूत्रता। जहां पे भी आप देखोगे कि मूत्र के साथ रुधिर आ रहा है यानी रक्त आ रहा है, दैट इज हिमेचूरिया, यूरिन में ब्लड का होना, दैट इज हिमेचूरिया। ये कौन से पॉइजन में मिलता है, वाइपर के पॉइजन में ऐसा सिम्टम मिलता है ना। वाइपर स्नेक, उसके पॉइजन में ऐसा सिम्टम मिलता है। तो हाँ, इसको यहीं पे नोट कर लीजिए, सारुधिर मूत्रता किसका सामान्य लक्षण है, अश्मरी का सामान्य लक्षण है। ठीक है, और क्या सामान्य लक्षण है, गोमेद प्रकाशम, वेरी इंपॉर्टेंट, गोमेद प्रकाशम अत्यविलंब। गोमेद, गोमेद क्या होता है, जरकन, है ना, यहीं पे नोट कर लीजिए, जरकन के प्रकाश जैसा और अविल, थोड़ा मटमैला सा जो है वो मूत्र होता है। ठीक है, तो अश्मरी के सामान्य लक्षणों में से दो चीजें सबसे ज्यादा पूछी जा सकती हैं कि सरुद्र मूत्रता किसका लक्षण है, या गोमेद प्रकाशम मूत्रम ये किसका लक्षण है। ठीक है, उसके बाद आता है श्लोक नंबर 8।
ठीक है। अब पहला जो अश्मरी था वो कौन सा था? श्लेष्मा। श्लेष्मा अश्मरी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसमें ठीक है आप इसको देख लीजिएगा एक बार। श्लेष्माश्मरी में जो प्राय जो लक्षण बताए गए हैं वो बहुत ही कॉमन लक्षण बताए गए हैं, लेकिन एक चीज जो याद करने वाली है वो कौन सी है कि निस्तुद्यते इवचा बस्ती गुरु। तोद के सदृश जो है वो वेदना होती है, और बस्ती गुरु, गुरु हो जाती है बस्ती, मतलब ऐसा लगता है कि हैवीनेस है ब्लैडर में। इस चीज को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा। श्वेता वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अश्मरी है वो कैसी होगी? श्वेता, सफेद रंग की होती है। ठीक है, कैसी होती है? कुकुटांड प्रतीकाशा, कुक्कुट अंड, कुक्कुट अंड, ठीक है, यानी अंडे की भांति। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है कि अंडे की भांति जो है वो अश्मरी हो जाती है। कैसा? मुर्गे का अंडा जो नॉर्मली होता है ना, कुकुटांड, उसके प्रतीकाशम। वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण इज मधुक पुष्प वर्णा, और मधुक पुष्प, महुए के फूल जैसा रंग, ऐसा हो जाता है, वो श्लेष्मिक अश्मरी है या कफज अश्मरी है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कुकुटांड प्रतीकाश कौन सी अश्मरी में पाया जाता है, या फिर मधुक पुष्प वर्ण ये कौन सी अश्मरी का लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट इज पित्तज अश्मरी या पैत्तिक अश्मरी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण इज बस्ती उष्ण वातश्च, बस्ती उष्ण वातश्च, बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्ण वात हो जाता है पेशेंट को, और उष्ण वात नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहला वर्ड क्या आना चाहिए? मूत्राघात। ठीक है, तो हमने अष्ठीला में भी देखा था और हमने उष्णवात में भी देखा है ना, ये दोनों ही क्या है? मूत्राघात है। सुश्रुत ने कितने बताए? 12। चरक ने कितने बताए? 13। तो ये जब भी हम कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, हमें हमेशा पीछे का रिवाइज करना है। ठीक है, और वहीं पे उसको नोट कर देना है। ठीक है, फिर ये क्या कहते हैं? रंग कैसा है ऐसी अश्मरी का? कृष्णा, काला, और भल्लातक अस्थि प्रतिमा, भल्लातक के समान है। जैसे भल्लातक देखा है ना आपने, है ना? इंग्लिश नेम मार्किंग नट, यस, इंग्लिश नेम मार्किंग नट क्या होता है? भल्लातक होता है ना? यहीं पे नोट कर लीजिए, भल्लातक अस्थि प्रतिमा, यहीं पे नोट कर लीजिए कि जो भल्लातक होता है ना बेसिकली, वो कहाँ पे वर्णित है? भल्लातक रसायन द्वितीय पाद में। चरक, जब आप पढ़ोगे चरक चिकित्सा वन में, तो द्वितीय रसायन, तो द्वितीय पाद है आपका प्राणकामीय पाद, वहां पर जो है भल्लातक रसायन का वर्णन आता है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? दो ला है इसमें, भल्ला, दो ला है, तो द्वितीय पाद में ये वर्णित है। एक हमें ये चीज याद रखनी है। दूसरा, जब एक और चीज भल्लातक से याद रखनी है कि जब भल्लातक, वर्धमान भल्लातक रसायन का हम प्रयोग करेंगे, तो चरक ने कहा कि 10 भल्लातक सेवन विधि करें। ठीक है, शुरुआत करें 10 भल्ला तक से। सुश्रुत ने कहा एक भल्ला तक लें, और वाग्भट ने कहा 8 भल्ला तक लें। ठीक है, तो जब भी हम कभी भल्ला तक देखेंगे, दो चीज हमेशा याद आएंगी कि ये मार्किंग नट है, और चरक ने द्वितीय पाद प्राणकामी अध्याय में बताया है। ठीक है, और दूसरा कि ये जब हम वर्धमान भल्ला तक रसायन प्रयोग करते हैं, तो चरक 10 भल्ला तक से शुरू करते हैं, सुश्रुत 1 भल्ला तक से शुरू करते हैं, और वाग्भट 8 भल्ला तक से शुरू करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इज मधुवर्णा, मधु वर्ण की अश्मरी हो जाती है। देखो, यदि मधुक वर्ण आएगा तो श्लेष्मिक है, और यदि मधु वर्ण आएगा तो पित्त है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यदि क्वेश्चन में पूछा गया मधु वर्ण अश्मरी, और वहां पे पित्त भी है और श्लेष्म अश्मरी भी है, तो पैत्तिक अश्मरी आएगा। यदि आएगा मधुक, याद कैसे रखोगे? पित्त छोटा होता है तो मधु, श्लेष्मा बड़ा वर्ड है तो मधुक। ठीक है, इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वातश्मरी। तो वातश्मरी में सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण आता है नाभिम पीड़यति, नाभि में दर्द होता है, पीड़ा होती है। ठीक है, अब नाभि, जब भी आप ये शब्द सुनेंगे, आप तीन चीज हमेशा याद रखेंगे ही रखेंगे। आप इसको यहीं पे नोट कर सकते हैं कि एक तो नाभि कैसा है? सिरा मर्म ठीक है, और मर्म में इसकी क्या विशेषता है? ये सद्य प्राणहर है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट एक पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। यदि आप देखेंगे तो रावण को कहाँ पे मारा था? जब नाभि में आघात किया था, है ना? क्यों? वो सद्य प्राणहर है।
और बहुत ही, अगर यदि कोई उसको चक्र को स्ट्रॉन्ग कर ले तो बहुत ही विजयी हो जाता है। तो इसलिए जो है इस प्रकार का कॉन्सेप्ट बना था। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका कि सद्य प्राणहर होता है। ठीक है, तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट से इसको याद रख सकते हो, और ये सिरामर्म है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आप नाभि से रिलेटेड याद रखोगे कि नाभि रोग बताए हैं। चरक ने बताए हैं 4, चरक चार। ठीक है, चरक ने बताए हैं 4 और वाग्भट ने 2। ठीक है, तीसरी बात जो आप इंपॉर्टेंट याद रखोगे कि एक व्याधि नाभि की आई है, नाभि के नाम से, दैट इज नाभि कुंडल व्याधि। नाभि कुंडल व्याधि किसने बताई है? रस रत्न समुच्चय ने। ठीक है, नाभि कुंडल व्याधि, रस रत्न समुच्चय। तो जब भी आप कुछ नाभि से रिलेटेड देखेंगे, ये 3 चीज हमेशा हमें याद होना चाहिए। तो वाताश्मरी का बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण आता है नाभि पीड़ित। ठीक है, किसी और में नहीं अभी तक हमें देखने में आया, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन देखने में आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है कि नाभि पीड़न किसका जो है लक्षण है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इज मेड्रम प्रसत गति। ठीक है, मेड्रम प्रसत गति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है लक्षण मिलता है। ठीक है, वो शिश्न को जो है वो बार बार बेसिकली यहाँ पर प्रसादन करता है उसका। ठीक है, पायुम स्पृशति, पायुम स्पृशति। ठीक है, और गुदा को बार बार छूता है, दोनों को वो स्पर्श कर रहा है बेसिकली। इतना पेनफुल है, आप इससे ये अंदाजा लगाइए कितना पेनफुल है। इसलिए सबसे पेनफुल कंडीशन जो है वो वाताश्मरी की होती है ना। एक चीज हमने अभी पढ़ा था कि सबसे ज्यादा पेनफुल मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या था? कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स हो जाए कहां पर? यूरेटर में। ठीक है, तो वो भी बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है ना। तो ये 2 चीजें हमें याद रखनी है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाताश्मरी में, विषमा खरा। एंड आकृति कैसी होती है या उसका दिखता कैसे है? वो कदम्ब पुष्पवत कंटक आचिता भवती। कदम्ब पुष्प, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये वात से रिलेटेड ही जो है लक्षणों में मिलता है। इरेगुलरिटीज होती हैं इसमें क्योंकि ये विषम होता है, थोड़ा खर होता है, और कदम्ब पुष्प के सदृश कंटक युक्त ये अश्मरी होती है। ठीक है, तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 अश्मरियां देख ली है ना। श्लेष्मा अश्मरी देख ली, पैक्टिक अश्मरी देख ली, और कफज अश्मरी देख ली। तो जो आपकी श्लेष्मा अश्मरी थी उसमें हमने क्या देखा था कि श्लेष्मा अश्मरी में वो मधुक वर्ण था और कुकुटांड था। ठीक है, श्वेता है, थोड़ा सा गुरु है, बस्ती गुरु हो जाती है। पित्त में देखा कि उष्णवात मिलता है हमें, और भल्लातक अस्थि प्रतिमा या मधु वर्ण मिलता है। ठीक है, वातश्मरी में क्या हुआ कि नाभि में पीड़न और मेड्र और पायु का स्पर्शति और प्रसद गति होता है। ठीक है, कैसा होती है आकृति? कदम्ब पुष्पवत कंटक आचिता, कदम्ब पुष्प के सदृश उसमें कांटेदार वो अश्मरी होती है। एंड फोर्थ वन इज शुक्रज अश्मरी। सॉरी, 11th जो क्वेश्चन है उसमें ये क्या कह रहे हैं कि ये तीनों अश्मरी यानी वात पित्त कफ, ये तीनों अश्मरी जो है वो बालकों में बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है ना। कॉमनली देखने में मिलती हैं। प्रायेण, प्रायेण एता तिस्रो अश्मर्यो, ये 3 प्रकार की अश्मरियां ये जो है बालकों में देखने को मिलती है। ठीक है, क्यों मिलती है? समशन, समशन का मतलब क्या होता है? जब पथ्य और अपथ्य दोनों को मिला के खाया जाता है। ठीक है, तो उसको समशन कहते हैं। और अध्यशन, जब बिना पचे भोजन को दोबारा भोजन कर लिया जाए, ये प्रमुख कारण है बालकों में अश्मरी होने की। ठीक है, और ये बड़ा कॉमन भी होता है बच्चों को। आजकल तो बड़ा ही मॉडर्न फूड आ जाता है, तो वहां पे समशन तो हम देखते ही नहीं है कि पथ्य पथ्य कौन सा है, बस मिलाया और खिला दिया। ऐसे ही अध्यशन, बच्चे का जीर्ण हुआ है आहार या नहीं हुआ है ऐसा विचार भी नहीं करते हैं, और उसको बार बार जो है प्रवृत्ति देते हैं खाने की, तो उसकी वजह से उसको बहुत ही इजीली जो है वो स्टोन्स हो जाती है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इंपॉर्टेंट इज मेहताम तू शुक्राश्मरी शुक्र निमित्ता भवती। ये कह रहे हैं कि जो शुक्र अश्मरी है यानी जो चौथी अश्मरी है वो बालकों में नहीं होती, क्योंकि ये शुक्र की जो उत्पन्नता है वो बालकों में नहीं मानते। ठीक है,
तो शुक्राश्मरी जो है वो बड़ों में होने वाली व्याधि है, ठीक है। इसलिए बीच में इन्होंने ये फ्रेज जो है क्वेश्चन नंबर 11 में दिया कि यहाँ तक की जो 3 अश्मरियां थी वो बालकों में भी हो सकती है। अब यहीं पे आप लिख लीजिए कि बालकों में, है ना, यहाँ पे मार्क करके लिख लीजिए, बालकों में जो अश्मरी है, काश्यप ने कहा कि आप इनका निर्हरण यानी इनको हटाएं ना हटाएं, वर्ज्य है, इनका आप निर्हरण नहीं करेंगे, वर्ज्य है। लेकिन सुश्रुत इनका निर्हरण करने के लिए मना नहीं करते, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है, उसको यहीं पे मार्क करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काश्यप ने अश्मरी का निर्हरण वर्ज्य बताया या नहीं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आती है लास्ट अश्मरी श्लोक नंबर 12 में, शुक्राश्मरी, ठीक है। उत्पन्न कहाँ होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, मेड वृषणयो अंतरे संहरती। मेड यानी शिश्न और वृषण यानी टेस्टिस, इन दोनों के मध्य में जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, संहरती वहां पर होती है, उसको शुक्राश्मरी कहते हैं, ठीक है। करती क्या है बेसिकली, बस्ती वेदना, मूत्रकृच, ये तो करती है, और क्या कर रही है, वृषणयोश्च श्वथुम आपद्यति, इंपॉर्टेंट, वृषण में शोथ उत्पन्न करती है, वृषण में शोथ उत्पन्न करती है ना। सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण जो आ सकता है, तस्मिनेव प्रदेशे प्रविल्यम आपद्यते, ऐसी कौन सी अश्मरी है जो प्रदेश में प्रविल्य यानी दबाने पर वहीं पर लीन हो जाती है, तो ऐसी है शुक्राश्मरी, ठीक है, विलीन वहीं पे हो जाती है। अगर आप उस प्रदेश में जो है प्रेशर अप्लाई करोगे, पीड़न करोगे, तो वहीं पे वो लीन हो जाएगी। ऐसी कौन सी अश्मरी है, शुक्राश्मरी, ये हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि इन अश्मरी से 3 अश्मरियां जो है इन्होंने बताई है, 3 जो है रोग बताए हैं, ठीक है। ये उपद्रव स्वरूप है या अश्मरी के ही कुछ रूप है। कौन कौन से, शर्करा, सिक्ता और मेह, सिक्ता में और भस्म, तो ये 3 प्रकार के जो है बताए गए हैं, ठीक है। शर्करा में, सिक्ता में और भस्म में, ये अश्मरी के कारण ही पैदा होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, अश्मरी वैकृतम, अश्मरी की विकारता से, अश्मरी के उपद्रव स्वरूप शर्करा में, सिक्ता में और भस्म में पैदा होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इज, वेरी इंपॉर्टेंट, श्लोक नंबर 13 कह रहा है तुल्य व्यंजन वेदना, अश्मरी के सदृश ही शर्करा में, अश्मरी के सदृश ही शर्करा में तुल्य व्यंजन वेदना होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुल्यवत व्यंजन वेदना, ये कौन सी, मतलब अश्मरी में कौन कौन से रोग में ये पाई जाती है तुल्यवत वेदना, ठीक है, अश्मरी के सदृश, तो कौन सा है, शर्करा, ठीक है। तो ये हमेशा हमें क्वेश्चन किसी भी प्रकार आ सकता है कि शर्करा जो है वो तुल्यवत वेदना कौन से अर्श के है, वो कौन सी उसमें है, व्याधि में है, तो अश्मरी, है ना। तो इस प्रकार ये जो है क्वेश्चन वो किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज हम इसको यहीं पे करते हैं कंप्लीट, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में 14th जो है श्लोक वहां से पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू।